अच्छा, तो अब एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर P इज द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ओवर वन पीरियड। मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर की जब हम एवरेज आउट करें एक टाइम पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए, तो हमें क्या मिलेगा? उसकी एवरेज पावर मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर हमें मिल गई ना, और उसमें जो दो टर्म्स थी, अगर उसकी हम एवरेज ले लें, एवरेज कैसे ली जाती है? हम क्या करेंगे? सिंपली उसको इंटीग्रेट करेंगे। और कितना इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट है, हम उसको एक पीरियड के लिए 0 से लेकर t तक उस p ऑफ t को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे और 1 और t से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं। सो उस पीरियड से डिवाइड हो जाएगा और ये सम अप हो जाएगा 0 से लेकर t तक, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी? एवरेज बन जाएगी कॉन्टिन्यूस वे में। तो अगर हम उस इंस्टेंटेनियस पावर से एवरेज पावर फाइंड करना चाहें, तो मीन सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एवरेज आउट करना पड़ेगा एक पीरियड के लिए, और उसके पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए हम उसको सम अप कर रहे हैं, उसी के साथ हम उसे डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। सो अगर हम उस इक्वेशन के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करें, 0 से लेकर t तक उसको इंटीग्रेट करें और t से डिवाइड करें, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? हाफ EM cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i। तो ये क्या होगी? उस इंस्टेंटेनियस पावर से हमें एवरेज पावर मिलेगी। ठीक है, तो एवरेज पावर किसके इक्वल होती है? हाफ EM cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एवरेज पावर होगी, कांस्टेंट पावर होगी। तो इस टर्म को देखिए, इसमें कहीं पे भी t नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एवरेज है, एवरेज आउट हो रही है। तो हाफ EM cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i इज और एवरेज पावर। ठीक है, और ये एवरेज पावर की टर्म इंस्टेंटेनियस पावर में ऑलरेडी मौजूद थी। हमने जब इंस्टेंटेनियस पावर को देखा, उसमें भी ये टर्म हमारे पास आ रही थी। तो फिर फर्दर हमने क्या किया? उसी इंस्टेंटेनियस पावर को हमने एवरेज आउट किया, तो हमने देखा कि हमें पता चला एवरेज पावर हाफ EM cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i क्या है? एवरेज पावर है। इस एवरेज पावर को अगर आप देखें, तो मीन्स कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसमें कोई भी टाइम t वेरिएबल नहीं है। सेकंड, अगर हमारे पास देखिए थीटा v माइनस थीटा i, थीटा v इज इक्वल टू थीटा i हो जाए, मीन्स कि करंट का फेज, वोल्टेज का फेज एंगल और करंट का फेज एंगल सेम हो जाए, मीन्स कि वोल्टेज और करंट इन फेज हो जाए, तो थीटा v माइनस थीटा i 0 हो जाएगा। सो कॉज ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है सिंपली। तो मीन्स कि हमें एवरेज पावर क्या मिलेगी? हाफ EM IM सिंपली मिलेगी। तो पे रेजिस्टिव लोड में हमारे पास क्या होगी? एवरेज पावर किसकी इक्वल होगी? हाफ EM IM सिंपली। इसी तरह से अगर थीटा v माइनस थीटा i प्लस माइनस 90 हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? कि हमारे पास लोड जो है वो पेयर रिएक्टिव है, या वो पेयर इंडक्टर है, या वो पेयर कैपेसिटर है। अगर थीटा v माइनस थीटा i मीन्स के करंट और वोल्टेज के फेज एंगल, जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्रीज होता है, वोल्टेज लीड करती है या करंट लीड करता है। तो इसका क्या मतलब है? कि लोड हमारे पास या तो इंडक्टर है या कैपेसिटर है, मीन्स कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो पेयर रिएक्टिव लोड है, और इस केस में थीटा v माइनस थीटा i क्या हो जाएगा? 90 होगा। और जब वो 90 होगा, तो इसका क्या मतलब है? कॉज ऑफ 90 प्लस माइनस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो मीन्स कि हमारे पास एवरेज पावर क्या होगी? 0 होगी। इसका क्या मतलब है? कि आपके पास जो पेयर रिएक्टिव लोड्स हैं, वो कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करती। इसी एवरेज पावर का जो दूसरा नाम है वो रियल पावर भी है। कुछ बुक्स में इसको रियल पावर भी बोला जाता है और कुछ बुक्स में इसको एवरेज पावर बोला जाता है। सो मीन्स कि अगर आपके पास प्योर रिएक्टिव लोड होगा, या वो इंडक्टर होगा या वो कैपेसिटर होगा पेयर, तो उस केस में जो एवरेज पावर वो एब्जॉर्ब करेगा, वो बेसिकली क्या होगी? वो 0 होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो पेयर रिएक्टिव लोड्स होते हैं, वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते, जबकि पावर जस्ट वो मूव कर रही होती है टुवर्ड्स द रिएक्टिव लोड एंड फ्रॉम द रिएक्टिव लोड टू द अदर सर्किट, टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है।